10 साल में प्रशांत किशोर को मीडिया ने बहुत हाथों हाथ लिया। प्रशांत किशोर इकलौता प्लेयर हैं जो भारत के चुनाव को महंगा बनाए। कि जैसे ही भाजपा की एंट्री होगी प्रशांत किशोर साइड हट जाएंगे। कई जो अभी विधायक हैं उनके टिकट कटने वाले हैं। मैं ये दावा बीजेपी भी कहती है। हमको आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। प्रशांत किशोर को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन प्रशांत किशोर फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जितनी करीब आ रही हैं उतनी ही हलचलें तेज हो रही हैं और एक नाम प्रशांत किशोर का बिहार से लेकर दिल्ली तक बार बार सामने आ रहा है। हम तीन साथी हैं, उपेंद्र और गुंजेश और मेरा नाम विकास। हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कैसे देखते देखते प्रशांत किशोर बिहार में मुख्य विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं और आगे उनका रास्ता कहाँ तक जाता है, इसी पर छोटी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर का रास्ता कितना आसान दिख रहा है बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स को हम देखेंगे तो प्रशांत किशोर ने खुद बोला कि वो टर्म में बांट के, हिस्सों में बांट के चलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमने 10 साल यूनाइटेड नेशन में काम किया, 10 साल पार्टियों के लिए काम किया और 10 साल हम बिहार की जनता के लिए करेंगे। हमको ये समझना होगा कि प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव के लिए नहीं आए। प्रशांत किशोर 2022 से अपनी पैदल यात्रा शुरू की और उनका निशाना 2030 है। वो बिहार की जनता को भरोसे में लेना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। और जो करप्ट नेता हैं वो सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हर पार्टी में बैठे हैं। इसलिए उन्होंने किनको निशाना साधा? बीजेपी जदयू को। बीजेपी जदयू, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आरजेडी तो सबसे बड़ी, तो वो कहे कि उसको तो जगजाहिर है, वो तो पूरा बिहार नहीं पूरे भारत जानता है। लेकिन जो मलाई काट रहे हैं सुशासन को लेके, उसमें से भी किस पे निशाना साधा? नीतीश कुमार पे नहीं, उनकी जो सबसे करीबी लोग थे उन पे कि देखो, उन्होंने बताया कि ये मत समझना कि नीतीश कुमार जो हैं वो साफ हैं, इनके करीबी जो हैं, इनके रास्ते के, इनके जरिए से ही राजनीति यहाँ ऊपर बढ़ रही है। तो प्रशांत किशोर जो हैं, प्रशांत किशोर को जहाँ लगता है कि जो अभी लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अरे वो तो एक भी सीट नहीं लेके आ पाएगा, हम ये कह रहे हैं कि वो एक भी सीट ना लेके आए। अगर वो वोट परसेंटेज लेके आते हैं वो भी बहुत मायने। जैसे आपने अभी इससे पहले आपने कहा कि 10%, आप सोचिए कि कोई नई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ और 10% लेके आती है तो जीत हार वो सरकार बनाने में भूमिका नहीं ले, लेकिन किसकी सरकार बनेगी उसमें भूमिका तो जरूर निभा सकती है। नहीं, मुझे उसके गुंजेश के पास चलें। गुंजेश का मानना इसमें थोड़ा अलग है। उसके पहले मेरा ये कहना है कि बिहार जैसे राज्य में बाहर से जाकर के एक पार्टी बनाना और उस पार्टी को इस स्तर तक लेकर के आ जाना कि आज चाहे राज्य की मीडिया हो, देश की मीडिया हो, मतलब आप समझिए कि पिछले दिनों महाराष्ट्र से कोई हमारे यहाँ मिलने आए हमारे ऑफिस में और आते ही उन्होंने कहा कि बिहार में प्रशांत किशोर की क्या स्थिति है। तो ये चर्चा के केंद्र में तो वो आ ही गए हैं। और एक चीज मुझे और लगता है कि इसी चुनाव में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इसी चुनाव में आप देखिए तो बिहार में विपक्ष की भूमिका प्रशांत किशोर निभा रहे हैं। हाँ, वो इसीलिए हमने बोला, हमने क्या बोला कि आप देखिए, उन्होंने ये बात भी कही, आपसे देखिए कि कितने बड़े बड़े रिसर्च किए। उन्होंने चेतावनी दी किसको? अशोक चौधरी को, कि तुम 1 हफ्ते के अंदर ये जो लीगल नोटिस भेजे उसको ले लो। ने तो 500 करोड़ अभी रखे हैं, हमारे पास दस्तावेज आ गए और पुख्ते के साथ कह रहे हैं। उन्होंने तो ये भी एलिगेशन लगाया कि जो ट्रस्ट है उनका, जो पुराने आईपीएस अधिकारी हैं उनका ट्रस्ट, उन पे भी कहा कि भाई उन पे हम सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब से शादी हुई, कुणाल किशोर जी, शादी जब से हुई इनके परिवार में अशोक चौधरी की बेटी की, शांभवी चौधरी की, वो 1 साल के दौरान, 1 साल के पीरियड में 100 करोड़ के कैसे आपने वो कहाँ से फंडिंग की? क्यों जमीन, तब आपको क्यों महसूस हुआ कि नहीं हमको ज़मीन भी लेनी चाहिए? तो प्रशांत किशोर का ये है। और प्रशांत किशोर का जो सबसे बड़ा है, जो हम बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस्टेब्लिश होने का एक पीछे फैक्टर है कि पिछले 10 साल में प्रशांत किशोर को मीडिया ने बहुत हाथों हाथ लिया। वो तो जानते हैं ना ये तरकीब। हाँ, प्रशांत किशोर मीडिया का इस्तेमाल करना बेहतर जानते हैं। प्रशांत किशोर को लिया इसलिए कि प्रशांत किशोर इकलौता प्लेयर हैं जो भारत के चुनाव को महंगा बनाए। ये उनके ऊपर भी जाता है भारत के चुनाव को। आज हम चाहें कि एक विधायक, हमको याद है कि जो ये अभी ओम प्रकाश राजभर हैं, हम लोग यहाँ वो लेके आते थे, अपना गमछी ले जाते थे, बोलते थे कि भाई पैसा दे दो तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप चुनाव लड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर पहले से पब्लिसाइड थे, अब चूंकि उतर गए मैदान में तो उनको आसानी हुई मीडिया तक पहुंच के। चलिए अब गुंजेश के पास चलते हैं और गुंजेश से जो हमारी बातचीत थोड़ी थोड़ा और करीब आ जाइए आप। तो ये बताइए, एक बड़ा वर्ग है बिहार में जो प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं कर पा रहा है
प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं बिहार में वो बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। बीजेपी जैसे ही आएगी तो वो अपना ज़मीन छोड़ देंगे। गुंजेश भी आप ऐसा मानते हैं? हाँ, मतलब मोरलेस में ये मानने के पीछे क्या तथ्य हैं या क्या कारण है ऐसा मानने के पीछे? इसके पीछे एक तो सिंपल कि हम अगर चुनाव के पैटर्न को देखें कि खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ना अब शुरू कर रही है, और ये पिछले मध्य प्रदेश चुनाव से आप देख सकते हैं कि वो चुनाव के काफ़ी पहले से कोई प्रचार शुरू नहीं करती है। इवन कि चुनाव के बाद तक लगता है कि वो कहीं गेम में नहीं है, कोई एग्रेसिव प्रचार नहीं होता है, जैसा कि 2014 में भाजपा ने किया था कि कारपेट बॉम्बिंग, एक साथ कई बड़े नेता काफ़ी रैलियां शुरू कर देते थे। आप देखिए कि इस बार उतनी ज़्यादा रैलियां भी प्रधानमंत्री की बिहार में नहीं हुई हैं, जितना कि आम तौर से एक बन गया था कि वो हो रहा है। तो ये एक बदलता हुआ पैटर्न है चुनाव लड़ने का। अब इसके पीछे प्रशांत किशोर कैसे आते हैं? प्रशांत किशोर फिलहाल भाजपा के उस मीडिया स्पेस को घेरे हुए हैं, और जैसा कि बिहार के जो लोग बताते हैं, जो तमाम पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जैसे ही भाजपा की एंट्री होगी प्रशांत किशोर साइड हट जाएंगे। अच्छा। और जैसा एक और बात जिसमें मुझे दम लगता है, जो लोगों से बातचीत करके निकलती है, उसमें यह है कि प्रशांत किशोर उन नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं जिन पर अब खुद भाजपा के हाईकमान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रह गया है। मतलब कैसे कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जितनी बार बिहार गए उनके बगल में सम्राट चौधरी खड़े रहते हैं। लेकिन फिर वही मध्य प्रदेश का मॉडल आप लाइए। मध्य प्रदेश में कितने ऐसे मंत्री थे जिनका टिकट काट दिया गया, जो सांसद थे उनको विधायकी का चुनाव लड़वा दिया गया। कुछ ऐसा ही उम्मीदवारी का तरीका इस बार भी बीजेपी का बिहार में रहने वाला है। कई जो अभी विधायक हैं उनके टिकट कटने वाले हैं, लेकिन वो किस आधार पे कटेंगे, और अगर वो टिकट कटे तो वो कहीं वो इस हालत में भी न रहें। मेरा सवाल ये है, सॉरी मैं आपको बीच में, मेरा सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं कि प्रशांत किशोर और बीजेपी में एक डील है, तो चलिए इस डील में बीजेपी का तो साफ साफ फायदा दिख रहा है कि वे प्रशांत किशोर एक माहौल बना रहे हैं, बीजेपी जाएगी उसका मजा ले लेगी। इसमें प्रशांत किशोर का क्या फायदा होगा? वो इतने सालों से पदयात्रा निकाल रहे हैं, बिहार में गाँव गाँव घूम रहे हैं, अपने आप को पूरा झोंका है। तो ये जो नैरेशन चलता है और चल रहा है, बहुत प्रमुखता से चल रहा है, तो इसमें प्रशांत किशोर का क्या फायदा होगा? फायदा मैं अब पिछली बार चिराग पासवान का क्या फायदा हुआ था बिहार चुनाव में? चिराग पासवान का फायदा ये हुआ था कि उन्होंने जदयू की सीटें कम करवा दी, बीजेपी ने उनको हाथों-हाथ लिया, केंद्र में मंत्री बना दिया, तमाम चीजें हुई। तो उसकी संभावना प्रशांत किशोर के साथ भी रहेगी। अब जैसा कि वो आप किसी भी ऐसे नेता के लिए, मतलब मुझे तो ये बिल्कुल गंभीर बात नहीं लगती है अगर उनसे वो कोई नेता ये कहे कि अगर मेरे पार्टी का 5 विधायक भी जीतता है तो मैं उसको कहूँगा कि तुमको जहाँ जाना है चले जाओ, हमको कोई मतलब नहीं, हम फिर से चुनाव। ये भाई का कहना ये है कि अगर 2029 का चुनाव लोकसभा का आया तो 10 सीटें बीजेपी प्रशांत किशोर को दे देगी, यही कह रहे हैं ना? संभव है, मतलब और क्या बीजेपी, आपको लगता है संभव है? मुझे संभव नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ क्यों। एक बार बात कंप्लीट कर लीजिए। बोल लीजिए फिर। मेरा ये कहना है कि अगर कोई नेता ये कहे कि उसको अपने उम्मीदवार पे भरोसा न हो, वो जिसको कैंडिडेट दे रहा है, प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम जुलाई में अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित कर देंगे। अब सितंबर बीत गया है, अभी तक वो नहीं कर पाए हैं उम्मीदवारों की। क्यों नहीं कर पाए हैं? मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं एक इंटरव्यू, ये दावा बीजेपी भी कहती है। नहीं एक मिनट में, जो ये दावा कर रहे हैं ना, हाँ। बीजेपी के जो जीवेश मिश्रा हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि अभी तक वो चुनाव की लिस्ट, वो कह रहे थे कि हमारी सबसे पहले कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम राघोपुर से चुनाव रहे हैं, आप अंत में देखिएगा वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं, वो खुलेआम आरजेडी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? वो आरजेडी की सरकार बनवाना चाहते हैं, वो आरजेडी से पैसा लेके रखे हैं ताकि वो बैकफुट पर खेलते रहें। बीजेपी के जो इस पल्ले के लोग हैं वो उनके खिलाफ कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा, गुंजेश भाई पे जवाब दे देते हैं, फिर बोलिएगा आप, कि जो 10 सीटों को लेके कहा, जैसे हमने कहा ना कि जब जैसा ये कह रहे हैं कि भाई उनको रामविलास पासवान, चिराग पासवान के साथ अलग मैटर था। चिराग पासवान के पास एक वोट बैंक है, ये बीजेपी को पता है, अब पूरे भारत को पता है। प्रशांत किशोर के पास क्या वोट बैंक? कुछ भी नहीं था बिहार में, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। हाँ, अभी भी नहीं है। रियलिटी है कि अभी भी नहीं है। तो बीजेपी क्यों ढोएगी? और दूसरी बात यह कि प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, बीजेपी ये आप देख चुकी है ये 2014 के इलेक्शन के बाद। प्रशांत किशोर, अच्छा मोदी दोबारा क्यों नहीं लिए इनसे सेवा? आज मोदी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, बीजेपी नहीं, ये जिस भी पार्टी से पहली बार जुड़े उसको चुनाव जितवाए,
वो कोई भी पार्टी दूसरी बार इनसे संपर्क नहीं की। ये नीतीश कुमार क्या बोले थे, ये तो अमित शाह फोन करके हमको बोले थे कि उपाध्यक्ष बना दो। मैं यही पे आना चाहता हूँ। अच्छा, हम अभी हमने कहा कि भाजपा उनसे कोई संपर्क नहीं रखती है, लेकिन जब नीतीश कुमार की पार्टी में आए वो, उसके पहले काफ़ी पहले उनका नाता भाजपा से टूट चुका था। लेकिन फिर अगर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमें अमित शाह ने हमें कहा कि इनको रख लीजिए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई संपर्क, कोई ना कोई तार जरूर जुड़ा हुआ था। तो ये तार कैसे जुड़े रहते हैं, कितना जुड़ा रहता है, ये हमारा आप यहाँ बैठकर नहीं। देखिए, तार तो सबके सबसे जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, एक मिनट, तार तो सबके सबसे जुड़े रहते हैं। मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूँ, ये एक मजबूत नैरेशन है जो प्रशांत किशोर को लेकर के चल रहा है, वो आप बातें रख रहे हैं। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के बारे में कहा ये बात, अब क्यों कहा ये हम सब जानते हैं कि भाई उनको खारिज करना था, उनकी पार्टी छोड़ के चले गए थे, तो उनको कुछ ऐसा बोलना था जो चिपक जाए प्रशांत किशोर के साथ, और वो प्रशांत किशोर के साथ चिपक गई थी वो बात, नीतीश कुमार की कही हुई बात। प्रशांत किशोर ने कभी इसका खंडन भी नहीं किया। अब इस तरीके से प्रशांत किशोर उसका खंडन कर रहे हैं जब वो बीजेपी के टॉप नेता जो बिहार के हैं और जदयू के हैं उनको टारगेट करके उनके भ्रष्टाचार की कहानी बता रहे हैं। मैं आऊँगा उस पर, लेकिन एक चीज़ तो हुई है प्रशांत किशोर के बिहार में रहने की वजह से, जैसे मैं कह रहा था कि मुख्य विपक्ष की भूमिका, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार के शासन में कोई मुद्दा नहीं रहा, पत्रकार हो, आम लोगों, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सब भ्रष्टाचारी हैं, हाँ, कौन उठाएगा? सब पे आरोप लगा, सब पे आरोप है, हाँ। सब हम में, प्रशांत किशोर तो खुद कर रहे हैं ना कि उठाएगा कौन, सब हम में नंगे हैं। जो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो हमारी एक बिहार के पॉलिटिकल बहुत करीब से देखते हैं वो, उन्होंने एक बात कही थी कि कोशिश हुई थी नीतीश कुमार के पास तक पहुंच को लेके, बीजेपी ने कोशिश की थी क्योंकि प्रशांत किशोर की बहुत महत्वाकांक्षाएं थी, तो बीजेपी सोच रही थी कि इनके जरिए पूरी करवाई जाए। हमारे यहाँ चूंकि सीट खाली नहीं है तो हम क्या करें कि पार्टी, चूंकि नीतीश कुमार के बाद पार्टी पे कौन हावी है, कोई नहीं है, तो इनके जरिए हम उनको कब्जे की कोशिश की जाए कि प्रशांत किशोर को बैठाया जाए, प्रशांत किशोर को उनके करीब किया जाए और पार्टी को हैंडल कर ले प्रशांत किशोर। किसको? जेडीयू को। लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि नीतीश कुमार तो भाई बहुत पहुंचे फकीर आदमी है, नहीं हो पाया। तब जाके बीजेपी ने दूसरा अल्टरनेट किया कि अच्छा तुम्हारे विष को तुमसे काटेंगे। उसी के बाद से जब बिछड़े ये जेडीयू से प्रशांत किशोर, तब सम्राट चौधरी सिनारियो में आए, उनके बरक्स खड़ा करने की कोशिश की गई। क्या हो कुर्मी तो आप भी हो, कुशवाहा ये भी, हम दोनों को काट को, तब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने उठाना शुरू किया। नहीं तो सम्राट चौधरी तो आरजेडी में थे, उनको कौन पूछ रहा था? तब आरजेडी यहाँ तो हमने, अब प्रशांत किशोर उधर चलेगा। प्रशांत किशोर जैसे आप कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा तो कम नहीं है, 10 साल का अपना टर्म लेकर चलती है। महत्वाकांक्षा उनकी पूरी है, और ये बात सिर्फ बीजेपी से अलग होने से नहीं, जदयू से अलग होने की भी कहानी है। बहुत तरह की कहानियां हैं उसमें। एक कहानी हम बताएं जो हम, हाँ, एक कहानी ये भी है जो मुझे पता है कि नीतीश कुमार के साथ जब ये थे, नीतीश कुमार से जब इन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई हमको आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए, उसके बाद नीतीश कुमार ने इनसे दूरी बना ली। जदयू में रहते हुए नीतीश कुमार इनसे मिलना जुलना नीतीश कुमार बंद कर चुके थे। अब नीतीश कुमार एक दिन मुख्यमंत्री रहते हुए तब दिल्ली में आए एक भोजन के लिए, रात्रि भोज के लिए। प्रशांत किशोर को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन प्रशांत किशोर फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गए, और जहां वो भोज था वहां वो मंडराते रहे करीब 3 घंटे तक नीतीश कुमार से मिलने के लिए। खैर वो मुलाकात नहीं हुई, प्रशांत किशोर चले गए और तमाम चीज हो गई। तो महत्वाकांक्षा तो है प्रशांत किशोर की, और मुझे लगता है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना बुरी बात भी नहीं है। मैं एक फाइनल बात आपसे पूछना चाहता हूँ, और एक उसके बाद उपेंद्र से लेंगे, कि ये जो नरेशन चल रहा है, कि जो मैं सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहा था, कि ये जो नरेशन चल रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की तरफ से खेल रहे होंगे, प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। इसमें प्रशांत किशोर का फायदा है क्या? सिर्फ ये कि आने वाले चुनाव में कुछ सीटें मिल जाएंगी, या वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, या उनको और कोई बड़ा पद दिया जा सकता है? अभी तो चुनाव भी नहीं लड़े वो। मतलब देखिए, अभी इतने से प्रशांत किशोर मान जाएंगे क्या? वो मानेंगे या नहीं, उनको क्या फ़ायदा होगा, ये तो दूर की कौड़ी है। इसका लिटमस टेस्ट अगले कुछ दिनों में कैसे हो सकता है, वो हम ये देखेंगे कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की सूची में कितने ऐसे उम्मीदवार होंगे जो बीजेपी से नाराज़ होकर, जिनको बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद रही होगी और टिकट नहीं मिलेगा, और वो प्रशांत किशोर के पार्टी से लेकर चुनाव लड़ेंगे। ये एक लिटमस टेस्ट मैं अपने दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी होगा कि वो कहाँ से आते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं इसलिए बार बार चिराग पासवान को याद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले साल मैं पटना में ही था चुनाव के समय में, और ये लगभग ऐसा ही माहौल कि चिराग पासवान के पास ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के, जो जदयू के उम्मीदवार को हरा देंगे, और हुआ कुछ नहीं, सिर्फ
वो और सिर्फ उन्होंने जदयू के टिकट वोट काटे, उससे ज़्यादा वो कुछ। तो कहीं ना कहीं ये जो एक मोहरा चाहिए होता है कि वो वोट के जो ट्रांजिशनल वोट है, जो सत्ता से नाराज़ वोट है, वो कहीं उसके बंटवारे के लिए आप कह रहे हैं कि और ये सिर्फ सत्ता से नाराज़ वोट का बंटवारा, कि उनको एक ऑप्शन देना कि क्योंकि वो ट्रेडिशनली, जाहिर सी बात है, जो वोट जदयू और भाजपा को मिलते रहे होंगे वो वोट एकदम से आरजेडी की ओर शिफ्ट नहीं होंगे। अगर उनको एक ऑप्शन दिखेगा तो वो वहाँ पड़ेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो इससे तो आरजेडी का ही फायदा है, कांग्रेस गठबंधन का फायदा है कि अगर वोट बढ़ जाएगा। नहीं, अगर जैसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर मेरे कुछ भी बीजेपी का ही वोट बढ़ेगा ना, जो सत्ता से नाराज वाला वोट बटेगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है ना। वो जितना सीट राजद को जीतने के लिए चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रशांत किशोर को सीट मिलता है या वोट मिलता है तो वो जाकर के बीजेपी में मिल जाएंगे, तो वो बीजेपी में मिल जाएंगे। और उस बयान से जोड़ रहे हैं जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा था कि हमारे कुछ विधायक आएंगे तब कहेंगे तुम जाओ, तुम स्वतंत्र हो, तुमको जो करना है करो। अच्छा, तो अच्छा, मैं अब और ये बहुत ही गैर जिम्मेदार ना बयान है आपको लगा? हाँ, मुझे बहुत ही गैर जिम्मेदार है। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि अगर प्रशांत किशोर मजबूती से चुनाव लड़ते हैं 2025 के, हाँ लड़ रहे हैं जैसे कि वो कह रहे हैं, और इसी तरीके का मोमेंटम बना रहता है, तो किसका ज़्यादा नुकसान होते हुए दिख रहा है आपको, एनडीए का या फिर महागठबंधन का? देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, चाहे बिहार की राजनीति पॉलिटिक्स को जितना समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि जैसा गुंजेश भाई ने भी कहा कि जो वोट बाइपोलर है वहाँ बिहार में, या तो लालू के खिलाफ वोट दो, नीतीश के खिलाफ दो, या लालू के पक्ष में वोट दो। जहाँ तक मुझे लगा कि जो लालू के समर्थक, आरजेडी के समर्थक वोट बैंक है, वो कभी भी नीतीश कुमार पे नहीं, प्रशांत किशोर पे नहीं चढ़ेगा। प्रशांत किशोर पे कौन चढ़ेगा? जो सत्ता से नाराज है, जैसा इन्होंने बोला कि जो सत्ता से नाराज है, चाहे वो नीतीश कुमार से नाराज हो, चाहे बीजेपी से नाराज हो, एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट बैंक को लेके जाएंगे। अगर वो एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट बैंक लेके जा रहे हैं तो किसका वोट बैंक लेके जा रहे हैं? बीजेपी का। और बीजेपी आप पिछले चुनाव में देखेंगे तो बहुत 200, 300, कहीं कहीं 100 मार्जिन वोट पड़े थे। अगर वो वोट बैंक कम होंगे तो निश्चित तौर से वो बीजेपी और जेडीयू के खाते से ही कम होंगे, न कि आरजेडी के खाते से। तो इसका निश्चित तौर पे फायदा आरजेडी को तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन जैसा गुंजेश भाई कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति असंभावनाओं का खेल है, कौन कब एएमआई में अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बन जाए कोई नहीं जानता है। वो भी जा रहे हैं दिलचस्प है बिहार का चुनाव, कौन कब बन जाए कोई ठीक नहीं है, उसके हम दिमाग में नहीं है। लेकिन बाहर से जो समझ में आ रहा है, प्रशांत किशोर का एक एम है कि हमको एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करनी है। वो उसके खिलाफ करनी है जो साफ चेहरा दिख रहा है उसका, लेकिन अंदर से वो मैल है, तो उसको एक्सपोज कर रहे हैं ताकि जनता को एक भरोसा हो कि देखो तुमने एक तय कर लिया है कि आरजेडी नाकामी है, तो उसके बारे में हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे माइंड में सेट है कि जंगल राज है। लेकिन तुम सोच रहे हो कि नहीं इसके अच्छा नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार अच्छा नहीं है, हम तुमको अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने के लिए आए। भले तुम इस बार मत दो, तुम चूज कर लो नीतीश कुमार को, तुम चूज कर लो आरजेडी को, तुम चूज कर लो बीजेपी को, 30 में तुमको जाने नहीं देंगे, लेके आएंगे तुमको अपने पास। ये उनकी सोच। आखिरी बात, मैं सिर्फ वो जो वोट का बंटवारा, बिहार का जो वोटिंग पैटर्न है ना, वो फ्लोटर है। जो फ्लोटर वोट है वो भी अंत तक आप, वो बहुत ही स्पष्ट है कि राजद को देना है या राजद को नहीं देना है, ये तो बहुत स्पष्ट रहता है। और कई बार तो ये होता है कि हम जीतने वाले को देंगे, या फिर राजद को नहीं देंगे, किसी और को दे देंगे कि हमको इसको भी नहीं देना है, मैं इससे नाराज़ हूँ, ये भले ही बीजेपी का उम्मीदवार है, इससे मैं नाराज़ हूँ, मैं इसको नहीं दूंगा, लेकिन राजद को भी नहीं दूंगा। तो ये जो वोटिंग पैटर्न है, इसको कैश करने के लिए, इसको एक स्पेस मिले, मतलब अभी इनको अपनी अभिव्यक्ति करने का मौका मिले, इसलिए प्रशांत किशोर बहुत कायदे से सजाए गए लगते हैं मुझे बिहार की राजनीति में। आप देखेंगे बिहार की पॉलिटिक्स में तो फ्लोटिंग वोट परसेंट जो है ना के बराबर, बहुत ना, वहाँ माइंडसेट है। हम कहते हैं कि बिहार पॉलिटिकली रूप से बहुत साउंड है, यूपी बिहार बहुत साउंड है, तो वहाँ के लोगों ना तय है कि भाई हमको क्या करना है, जाना कहाँ है। जो फ्लोटिंग वोट है ना बहुत कम है, बहुत मार्जिन उसका बहुत कम है, उतना ही वोट मिलने वाला है प्रशांत किशोर को जो बहुत कम है। ये इसके सहमत है कि हाँ उतना ही वोट, मेरा मानना है कि वोट ज्यादा नहीं मिलेगा। 25 के लिए नहीं आए हैं, हम अभी भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 25 के लिए नहीं आए हैं, वो आए हैं 30 के लिए।
चलिए, मुझे ये नहीं पता कि प्रशांत किशोर 25 के लिए आए हैं कि 30 के लिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर वो 25 के लिए नहीं आए हैं और 30 के लिए आए हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 25 में उनके लिए संभावनाएं थोड़ी कम है वोट के मामले में, लेकिन 30 में वो बढ़ जाएंगे ऐसा मुझे लगता है बतौर पत्रकार। दूसरी एक बात लगती है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद बिहार में भ्रष्टाचार पर बहस शुरू हुई है। ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ हुई, क्योंकि नीतीश कुमार से पहले लालू यादव, राबड़ी देवी का जो कार्यकाल था उस पर भ्रष्टाचार पे बहुत बहस हुई, उनकी सत्ता चली गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, भ्रष्टाचार को ही केंद्र में रख करके मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके सुशासन के दौर में जो भ्रष्टाचार हुए, अगर हुए तो उसकी चर्चा नहीं हो रही थी, क्योंकि जनता को लग रहा था कि सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है तो सब कुछ ठीक है। तो अब जो ये भेद खुल रहा है इसकी जाँच होनी चाहिए, एक तो ये बात है। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि बिहार में जो वहाँ का युवा वर्ग है, जो शायद फर्स्ट टाइम वोटर होगा, सेकंड टाइम वोटर होगा, उसमें से एक बड़ी संख्या होगी जो प्रशांत किशोर को वोट वो लोग करेंगे। और तीसरी बात जो जिस तरीके से गुंजेश कह रहे थे हमारे साथी, बिहार में एक बड़ी आबादी है जो प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं कर पा रही है, और उसकी वजह यह है कि बिहार में इतने लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है कि जल्दी से जल्दी कोई किसी पे भरोसा नहीं कर लेता। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले मैं अपने साथी उपेंद्र को बता रहा था कि अगर आप बिहार के बाहर के हैं, अगर आप बिहार के किसी ब्लॉक में चले जाएं और किसी किसान को कहें कि भाई आपकी ज़मीन का काम है, सीईओ साहब काम नहीं कर रहे हैं, चलिए मैं आपका काम करवा देता हूं बिना 1 रुपये खर्च किए, तो वो आप ही को पागल कहेंगे, वो आप ही को बेवकूफ़ कहेंगे, क्योंकि उनके उम्मीद में ये नहीं है कि बिना करप्शन, हाँ ठग भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके उम्मीद में नहीं है कि बिना करप्शन और भ्रष्टाचार के ब्लॉक में कोई काम हो जाएगा। तो इसलिए अब राज्य स्तर पे भी अगर कोई बात कर रहा है कि भाई बदलाव की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, बेहतरी की बात हो रही है, तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। जल्दी समय लगेगा, हो सकता है आगे लंबे समय तक अगर प्रशांत किशोर बिहार के पिच पे टिके रहते हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है, बिहार की जनता उनको एक्सेप्ट कर सकती है। अब करेगी नहीं करेगी वो इस चुनाव में भी पता चलेगा, और इस चुनाव के बाद अगले चुनाव में भी पता चलेगा। हमारी कोशिश ये है कि प्रशांत किशोर जो बिहार में कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां जो बिहार में कर रही हैं, उनको अपने ऑफिस में रहते हुए आपको कवर करके बताएं, और बिहार चुनाव के दौरान ज़मीन पर क्या हो रहा है वो भी आपको बताएं और दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।